एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। आज की जो वीडियो है वो आपकी ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस रिलेटेड है एंड आई होप कि आपका होली का फेस्टिवल जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। तो अब सेलिब्रेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का टाइम आया है। तो अब हम अपनी वीडियोज़ को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि फेस्टिवल के बाद में पढ़ाई को कंटिन्यू करना थोड़ा सा टफ होता है, बट आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है क्योंकि अब जो है टाइम है एग्ज़ाम के अपडेट जल्दी ही आने वाले हैं। तो हम जो है अपनी वीडियोस में जितने भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। एंड हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर भी हम आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती रहती है वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जिसका समुद्री किनारा सबसे लंबा है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। आपको बताना है कि इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट जो है वो सबसे लंबा है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य का जो सबसे लंबा समुद्री किनारा है। और अगर हम इसके आंकड़े की बात करें तो गुजरात राज्य का जो इसके समुद्री तट की लंबाई है वो लगभग है 1214 कितना 1214.70 किलोमीटर। कितना 1214.70 किलोमीटर। ये किसकी हमने आपको लंबाई बताई है, गुजरात राज्य के समुद्री तट की। और अगर हम बात करें सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है तो आप याद रखिए गोवा की जो समुद्री तट की रेखा है वो सबसे छोटी है, यानी गोवा की समुद्री किनारा सबसे छोटा है और बड़ा किसका है, गुजरात का। और इसका जो मैंने आपको डाटा बताया वो भी आपको याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है समुद्री तट की, 1214.70 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि ढलाई और उनाकोटी किस राज्य के जिले हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों जिलों के नाम है और अब आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम या फिर नागालैंड। तो आपको याद रखना है कि ढलाई और उनाकोटी जो है त्रिपुरा राज्य के जिले हैं और ये दोनों जिले जो हैं वो इनका जो मुख्यालय है, ढलाई का मुख्यालय आपका अम्बासा हो जाता है और उनाकोटी का कैलाश शहर हो जाता है। कहाँ, ढलाई का जो है अम्बासा और उनाकोटी का कैलाश शहर। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये दोनों जिले जो हैं वो किस राज्य के हैं, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से नहीं है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 स्टेट से गुजरता है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कि वो नहीं गुजरता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि जो बिहार राज्य है यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं गुजरता है। साथ ही साथ अगर हम 5 राज्यों को अच्छे से जस्टिफाई कर लें तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। बचे आपके 2 राज्य, तो पहला राज्य आप याद रख लीजिए यूपी और दूसरा एमपी। देखिए बहुत ही इजी है याद रखना, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और 5वां छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय मानक मेरिडियन ग्रीनविच मानक मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और अगर हम देशांतर की बात करें कि किस देशांतर से लिया गया है तो वो भी आप याद रखिए 82 डिग्री 30 मिनट से। कहाँ से, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है। अब पश्चिम में नहीं बहती है तो पूर्व में बहती होगी, तो बहुत ही इजिली आप इसका आंसर जो है हमें बता सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, लूनी, साबरमती या फिर कृष्णा। तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा कि कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम में न बह करके कहाँ से बहती है, पूरब से बहती है। और अगर हम बात करें कि पूर्व में वो किस राज्य से बहती है तो आपको याद रखना है कि पूरब में वो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से होकर के कहाँ पर गिरती है तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि नर्मदा, लूनी, साबरमती पश्चिम दिशा में बहती है। साथ ही साथ अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। हम आपको हमेशा इसके बारे में बताते हैं जो कि अनअकैडमी से रिलेटेड है। अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको
आपको इतने अच्छे फीचर वो भी इतनी कम फीस में मिलते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, एज लाइक आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मिलने का और उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही साथ अनलिमिटेड क्विजेस होते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। स्टडी मटेरियल का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड होता है, जो भी आपके मल्टीपल कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर आपको चलाए होते हैं। सबसे बड़ा जो इसका अच्छा फीचर होता है वो क्या होता है कि आप अनअकैडमी की क्लासेस कहीं भी ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड और लाइव सेशन दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर इंटरेस्टेड तो सभी होते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं तो आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी एडवांटेज मिलेगी जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ पर आपके लिए स्कॉलरशिप, टेस्ट, कॉम्बैट ऑफर चलते रहते हैं। जो भी अच्छे अच्छे बैचेस होते हैं वो आपके लिए होते हैं। देख सकते हैं कि लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट हो गया, कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम फीस में मिलती है। एंड यहाँ पर आप अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आपकी पूरी साल भर की जो फीस वगैरह होती है वो सब भी आपको डिस्काउंट में मिल जाती है। तो इतने अच्छे फीचर मिल रहे हैं तो उसका यूज़ करना तो बनता है। यहाँ पर जो भी बैच कोर्सेज होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो आप अगर अनअकैडमी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के अनअकैडमी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके बात करें तो देखिए आपकी फ़ीस जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। मतलब कि अगर आप हमारा सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कितना? 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करने पर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि देखिए फ़ीस कितनी कम हो जाती है। 12 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 9,350 की फ़ीस कितनी की हो जाती है? 8,415 की हो जाती है। देख सकते हैं कि फ़ीस का डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। वो भी अगर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतने अच्छे सोर्सेज मिल रहा है तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर मत करिए एंड अनअकैडमी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और साथ में हमारा सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? यानी नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती ही है। अब आपसे पूछ रहा है कि नर्मदा के अलावा दूसरी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? महानदी, बेतवा, सोन या फिर ताप्ती? तो आप याद रखिए कि जो सोन नदी होती है वो अमरकंटक से निकलती है। यानी अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि अमरकंटक से कौन सी दो मेजर नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन नदी निकलती है। और सोन नदी जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और सोन जो है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है, ये आपको बताना है। यानी गंगा नदी के साथ में सोन नदी का मिलन कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि गंगा नदी से सोन नदी कहाँ पर मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में न गिर करके कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी? तो कृष्णा के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था कि कृष्णा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से एक तो पहले हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको बताना है कि नर्मदा, गोदावरी और कावेरी में से ऐसा कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो अच्छे से याद रखिए कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर? अरब सागर में मिलती है। और ये कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है? तो अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। बाकी ये जो तीनों नदियाँ आपको दी हुई हैं ये कहाँ पर? पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। और ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो रिफ्ट बनाई जाती है, जो घाटी बनती है, घाटी को हम इंग्लिश में कभी कभी आपको कहीं पर रिफ्ट देखने को मिलता है, ये रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती है। कहाँ से? जो आपकी विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं उनके रिफ्ट से प्रवाहित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी या फिर सोन नदी? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यमुना से नहीं मिलता है? तो बहुत ही इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? भाई गंगा की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो एकदम इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। और सोन के लिए हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि सोन नदी गंगा से किस क्षेत्र में मिलती है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
देखते हैं कि कितने लोगों के आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? यानी काबिनी की बात कर लें, हेमवती की बात कर लें और अमरावती की बात कर लें, ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपसे पूछा है। महानदी का, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों जो है सहायक नदियां किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग जिले से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक ये तो राज्य हो गया। जिले की बात कर लें तो जिला आपका हमने बता दिया कुर्ग जिला होता है, और अगर हम पहाड़ी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। कितना है? कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का जो कटाव है ये आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो मिट्टी का कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है ये आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी का कटाव जो है उपयुक्त सभी, यानी मटियार, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों में क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, पश्चिमी विक्षोभ किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो आपको बताना है कि वो कहाँ पर है। ऑप्शन दिया हुआ है काला सागर, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर अरल सागर। तो आपको याद रखना है कि जो भूमध्य सागर है, कौन सा? भूमध्य सागर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है। ठीक है, भूमध्य सागर के साथ अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो दो जगहों से माना जाता है, एक भूमध्य सागर से और एक अटलांटिक महासागर से, जहाँ से कि ये नमी ग्रहण करते हैं और उसके बाद में ये वर्षा जो है उत्तर पश्चिम भारत में होती है। और कब होती है? शीत ऋतु में होती है। ऋतु भी आप याद रखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में कब होती है? तो आपको याद रखना है शीत ऋतु में। और अगर हम इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ये भूमध्य सागर और साथ ही साथ कौन सा? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन में भूमध्य सागर दिया हुआ था तो आप भूमध्य सागर को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर दर्ज की गई है कि आपसे पूछा है। मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम या फिर चुरू राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ से? मौसिनराम मेघालय से दर्ज की गई है। और कितने सेंटीमीटर की गई है? तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 1148 सेंटीमीटर का था। इसके आसपास रह सकता है, इसको हम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोल सकते। ठीक है, बट आसपास इसी के रहता है, 1148 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन किसको आप टिक करेंगे? मौसिनराम मेघालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपसे पूछ रहा है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो आपको याद रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी पूरे देश के लगभग 40%, कितना? पूरे देश में लगभग 40%। अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। कितने में? लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और अगर हम परसेंट की बात करें तो लगभग आपका 40% ये कवर करता है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो भी आप याद रखिए कि इस मिट्टी में पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है और चूना पाया जाता है। इन सब की अधिकता इसमें होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, आई होप कि ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ऑप्शन दिया हुआ है सावित्री, मूठा, लूनी या फिर गिरना। तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीटेड रहता है। आपको याद रखना है कि इनमें चारों में से जो लूनी नदी है वो रेगिस्तान से होकर, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कौन सी नदी? लूनी नदी जो है वो थार रेगिस्तान से होकर बहती है और ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ये नदी जो है अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न
होकर, कहाँ से, अरावली पर्वत के निकट एक आना सागर है, उनसे उत्पन्न होकर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर के गुजरात में कच्छ के रण में बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। यानी ये किसी सागर में गिरती नहीं है, ये कहाँ पर विलुप्त होती है, तो वो भी आप याद रखिए कि गुजरात के कच्छ के रण में पश्चिमोत्तर भाग में ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। और कहाँ से बहती है, मतलब कि थार रेगिस्तान से अगर कौन सी नदी बहती है, तो आप अब याद रखेंगे लूनी नदी, ठीक है। और कहाँ पर विलुप्त होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदियां हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां का जो स्रोत है वो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, और या फिर झेलम, यमुना और सतलज। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। यही जो है कहाँ से निकलती हैं, हिमालय के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, और इसका जो उद्गम स्रोत है वो भी इसे ही माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कौन सा अपवाह तंत्र रहता है इनका, ये आपको बताना है। अरीय, वृक्षनुमा, खंडित या फिर जालीदार। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है वो कैसा होता है, वो वृक्षनुमा होता है, ठीक है। कैसा होता है, वृक्षनुमा होता है। दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देता है द्रुमाकृतिक। कैसे दे देता है, द्रुमाकृतिक दे देगा ऑप्शन में, तो आप कहेंगे ये तो बताया ही नहीं गया है। तो अभी से आप जान लीजिए कि द्रुमाकृतिक जो है दिया होता है ऑप्शन में, तो या तो अगर ऑप्शन में द्रुमाकृतिक दिया है तो आप उसे टिक कर देंगे, अगर वृक्षनुमा दिया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में दे दिया है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों वर्ड्स बता दिए हैं, ठीक है। इसमें जो है मुख्य नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो वृक्ष और उनकी शाखाओं की तरीके अपवाह तंत्र में बहती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षनुमा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है, जो कि अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो कि गरसोपा जलप्रपात बनाती है। अगर आपको जलप्रपात और नदियों के लिस्ट याद होगी तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सी नदी है जो कि गरसोपा जलप्रपात बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शरावती। शरावती नदी जो है वो पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से होकर गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है। अगर हम इस नदी की यानी शरावती नदी की लंबाई की बात करें तो शरावती नदी की जो लंबाई होती है वो लगभग 128 किलोमीटर के आसपास है। कितना, शरावती नदी की लंबाई लगभग 128 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और जलप्रपात की बात करें तो आप याद रखिएगा शरावती नदी गरसोपा जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा की अगर हम बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ड्रिफ्ट मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा, अल्वोलियल मृदा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेड मृदा है इसी को परिक्षेत्रीय मृदा भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा कह लिया जाए या फिर क्षेत्रीय मृदा, कहीं कहीं क्या मिलता है, क्षेत्रीय मृदा। और अगर इंग्लिश आपसे कभी एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखिए कि इसको कहते हैं जोनल सॉयल। क्या बोलते हैं, जोनल सॉयल बोलते हैं किसको, परिक्षेत्रीय मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा या फिर कहीं कहीं क्षेत्रीय मृदा भी मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, परिक्षेत्रीय मृदा, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेड मृदा, कहीं कहीं आपको क्षेत्रीय मृदा मिलेगा। अगर इंग्लिश में आ जाए तो आप याद रखिएगा जोनल सॉयल कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछे हम आपको सारे ऑप्शंस बताएंगे, सारी सोर्सेज बताएंगे कि इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, फली, तरबूज, खीरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
आपको याद रखना है जो खीरा है वो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। हल्की अम्लीय मृदा अगर होगी, यानी हल्का अगर अम्लीय मृदा है, तो वहाँ पर खीरा जो है आप आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो pH मान होगा वो कितना होना चाहिए, खीरा को उगाने के लिए जो pH मान होना चाहिए वो 6.0 से लेकर के कितना होना चाहिए आपका 7.0, मान लीजिए 7.0 के आसपास होगा तो खीरा जो है बहुत ही इजली उग जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खीरा। खीरा जो है आसानी से अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर के जंगल की बात करें तो ये आपसे पूछा है कि किस प्रदेश में या किस केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि बिनसर का जंगल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बिनसर का जो जंगल है वो उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ से, कहाँ से, बिनसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, एक जगह होती है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर। अगर हिल्स आपसे पूछा जाए तो वो भी आप याद रखिए, कुमायूं हिल्स। कहाँ से, कुमायूं हिल्स में स्थित है क्या, बिनसर का जंगल, ठीक है। एंड बिनसर जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्योंकि बिनसर जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी टूरिस्ट प्लेस आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, ये आपको बताना है। अब आपको आंकड़ों से बताना है, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2015 में चकबंदी लेखपाल में आया है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप तैयारी आप अपनी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप डाटा पर बहुत ही अच्छी नज़र अपनी बनाकर रखिए, क्योंकि आपके लेखपाल के एग्जाम में आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा कि ये क्वेश्चन लर्न नहीं हो पाएंगे तो हम इसको पढ़े भी नहीं, क्योंकि यही आपका बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट हो जाएगा कि आप आंकड़े अगर पढ़ना और याद करना भूल गए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट हो सकता है। तो बिल्कुल भी आंकड़ों को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। भारत में अगर हम कुल वन क्षेत्र की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें तो लगभग आपका हुआ था 70.83 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 70.83 मिलियन हेक्टेयर में, जिसका कि अगर आप वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे तो वो आपका लगभग निकलेगा 7,08,273 का। ये तो आपका मिलियन हेक्टेयर में हो गया। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो लगभग कितना निकलेगा, 7,08,273 के अकॉर्डिंग। और अभी 2022 का जो अपडेट है वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि 2022 से पहले जो वन क्षेत्र है उनका आंकड़ा क्या आया है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी से भी करनी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं ही। हम लोग आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। बस थोड़ी सी अपनी आपको मेहनत और करनी है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी आप करिए और आपकी तैयारी को हम बिल्कुल बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ठीक है। भारत के जो वन है वो जो है कितने भौगोलिक क्षेत्र को कवर किए हुए ये आपसे पूछ रहा है। 17.23%, 21.54%, 18.5% या फिर 20.67%। तो आपको याद रखना है कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन जो है वो कितना परसेंट की बात करें तो कितना है, 21.54% के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जिसे कि हम कहते हैं पतझड़ी। क्या कहते हैं, पतझड़ी वन कहते हैं। इसका जो सबसे सिंपल लैंग्वेज होता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का, वो होता है उसे पतझड़ी भी बोलते हैं। और ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, ये आपको बताना है प्रतिशत में। 55%, 45%, 60% या फिर 50%। तो देखिए 2015-16 के अगर हम डाटे की बात करें तो वो लगभग था आपका 47.6% के आसपास, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। और अगर हम इससे भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम जो है स्टार लगाते हैं
इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे एग्जैक्ट तरीके से। अगर हमें इस आंसर को क्लियर कर देते हैं, पहले हम इसको क्लियर करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत एग्जैक्ट कितना है। हम आपको कुछ भी रॉन्ग आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर हम क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, मिला जुला प्रयास कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो आपको याद रखना है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन दो राज्यों की है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और जिसकी शुरुआत कभी हुई थी, कभी कभी आपसे पूछता है गंडक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सन भी आप याद रख लीजिए 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस देश के सपोर्ट से पूरा किया गया है, ये आपसे पूछा है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फिर सोवियत रूस। तो आपको याद रखना है कि टिहरी बांध परियोजना जो है वो सोवियत संघ रूस के मदद से पूरी की गई है। और अभी हाल में ही आपका करंट का टॉपिक बना हुआ है रूस वर्सेस यूक्रेन, तो इस पे भी आप जो अपनी नज़र रखिएगा। जो भी इनके आंकड़े होते हैं, जो भी इससे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि आपके लिए करंट अफेयर की भी वीडियोस लाएंगे रूस वर्सेस यूक्रेन पे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आगे के एग्जाम्स में तो वो भी आपके कवर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब, ताप्ती, सतलज या फिर रावी। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है, ये आपको याद रखना है। चेनाब पर बना है कि ताप्ती पर बना है, रावी पे बना है या फिर सतलज पर बना हुआ। सर आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है आपकी, ये किन राज्यों का संयुक्त है? तो आप कहेंगे पंजाब की है, हरियाणा की है और साथ ही साथ राजस्थान की। ये 3 राज्यों की संयुक्त जो है, जैसे कि गंडक परियोजना किससे? उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किससे किससे है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, ठीक है। और अगर हम बात करें झील की, तो इसका जो जल संग्रहण है वो कहाँ पर है? गोविंद सागर झील में। कहाँ पर है? गोविंद सागर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। सतलज, रावी, व्यास या फिर चिनाब। तो चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, पहली बात। और चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर बनाया गया है। और इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट बिजली, कितना? इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न की जाती है। नदी किस पे बनाया गया चमेरा बांध? तो रावी नदी पर बनाया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर कर्नाटक। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे से आप किसको टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे, क्योंकि खाद्यान्न की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश आपका माना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, ये भी आप याद रखिए। फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? इन चारों में से ऐसी कौन सी फसल है जिसको छोड़कर सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं? ऑप्शन दिया हुआ है मक्का, बाजरा, रागी या फिर गेहूं। तो गेहूं आपकी खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं किसकी फसल है? तो गेहूं आप कहेंगे रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं रबी की फसल है, बाकी मक्का, बाजरा, रागी ये सारी की सारी खरीफ की फसलें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। और ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हमने ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं होमवर्क का जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है कि गंगा नदी जो है वो सोन नदी से किस क्षेत्र पर मिलती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम भी देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये पता है। और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है